So the question is, the xy plane be taken as the boundary between two transparent media m1 and m2. m1 in z greater than equal to 0 has refractive index of root 2 and m2 with z less than 0 has refractive index of root 3. A ray of light traveling in m1 along the direction given by the vector a vector is equal to 4 root 3 I cap minus 3 root 3 j cap minus 5 k cap is incident on the plane of separation. The value of difference between angle of incidence in m1 and angle of refraction in m2 will be in degree. यानी आपको I माइनस आर निकालना है सिंपली. तो आपको I और R दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं. ठीक, क्या बोला है कि आपका कोई इंसिडेंट रे है, उसका वेक्टर कौन सा दे रखा है बेटा, इन्होंने ये दे रखा है 4 रूट 3 आई केप माइनस 3 रूट 3 जे केप माइनस 5 के केप, यही है ना. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ये कोई एक्स वाई प्लेन है ना. यहीं सर आपका दोनों मीडियम जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, यानी इसके ऊपर कोई दूसरा मीडियम है, इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम है. तो ये आपका एक्स है और ये अपना वाई है. तो सिंपल सी बात है बेटा, जेड एक्सिस जो होगी ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, है ना. नॉर्मल होता है ना जहां से रे ऑफ लाइट जाती है और फिर उसके बाद इंसिडेंस रिफ्लेक्शन जो भी सारे फिनोमिना है वो होते हैं. तो ये पॉजिटिव जेड और ये आपका नेगेटिव जेड. ठीक, तो आपका जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ऊपर की बात हो रही है, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, रूट 2 है. ठीक है, और जेड लेस देन 0 यानी नेगेटिव जेड में आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, रूट 3 है. यानी ये कौन सा मीडियम हो गया, रेरर, और ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर. डन है. अब आपको जो कोई रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है वो इस प्रकार से इंसिडेंट हो रहा है और इसका जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, तो वो इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा होगा, और रेरर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा बेटा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये आपका एंगल आर हो जाएगा. डन है. अब इसको आप यहां पर दो तरीके समझ सकते हो. आई निकल के आ गया तो आर अपने आप निकल के आ जाएगा. कौन सा लग जाएगा बेटा, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ लग जाएगा. तो स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा अपना, ये हो जाएगा μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r. μ1 μ2 अपन को पता है, अगर i और r में से कोई एक वैल्यू अपन को मिल जाए तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा. ठीक, तो समझो बात को. यहां पर इसको समझाने के दो तरीके हैं, देना ध्यान से सुनना भाई. ये जो ए वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, आई केप. अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं अपन, है ना भाई. दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कुछ है तो पहले हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं. अगर डॉट प्रोडक्ट से नहीं आता है सेटिस्फैक्टरी आंसर तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं. सिंपल सी बात है. तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं. तो ये ए वेक्टर है और ये अपना जेड वेक्टर है. ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल आई है, तो सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट जेड. यानी इसकी जगह में ऊपर क्या लिख सकता हूं, 1 के केप लिख सकता हूं ना, 1 के केप लिख सकता हूं ना. तो ये आपका जेड वेक्टर बोलो थोड़ी देर के लिए, जेड वेक्टर आपका 1 के केप हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा बेटा अपना, ए जेड कॉस आई. सिंपल सी बात है. अब ए वेक्टर कितना किधर है बेटा अपना, ए वेक्टर डॉट जेड वेक्टर. तो ए वेक्टर कितना है अपना, 4 रूट 3 आई केप माइनस 3 रूट 3 जे केप माइनस 5 के केप. इसका डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को जेड के केप के साथ, यानी ये हो जाएगा अपना 1 के केप इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जेड का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होने वाला है. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, इसको देख लो. तो ये हो जाएगा रूट इसका स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 48. ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 हो जाएगा आपका 27. माइनस से यहां पर कोई मतलब नहीं है, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 27 आ रहा है, और प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25. जेड क्या है बेटा अपना 1 के पे, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होने वाला है, और कोस आई हमें यहां पर निकालना है. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो यहां पर क्या सीन हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं बेटा, आई डॉट के 0 होगा, के डॉट जे 0 होगा. डॉट प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, आई केप को आई केप वाले से, जे केप को जे केप वाले से, और के केप को के केप वाले से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस के केप को आई केप और जे केप से मल्टीप्लाई करने का तो कोई सीन बनता ही नहीं है, बचेगा ये दोनों. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका -5, है ना. और ये टोटल कितना बनेगा, 48, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 22, 4 to 8 to 10 और 2 120. ठीक है, सॉरी 8 और 7 15, 15 5 20, 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना. ठीक,
और ये हो जाएगा अपना cos i, ये रूट में है, ठीक। तो रूट 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रूट 100 कितना हो जाएगा आपका 10, तो cos i कितना हो जाएगा बेटा अपना -5 डिवाइड बाई 10, यानी -1 डिवाइड बाई 2, तो i का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। अब यहीं पर असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। i का वैल्यू अगर 120 डिग्री आया बेटा, तो ये रे ऑफ लाइट कहां आ जाएगी, इस वाले मीडियम में, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो 120 थोड़ा नीचे आएगा, यानी ये रे ऑफ लाइट कहां आ गई आपकी डेंसर मीडियम में आ गई। ये वाली रे ऑफ लाइट कहां आ गई डेंसर मीडियम में, जबकि रे ऑफ लाइट जो ए वेक्टर है वो आपका प्लस जेड में दे रखा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि भैया प्लस जेड में दे रखा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 120 डिग्री आ रहा हो, है ना। तो या तो आप यहां ऐसे समझ ले कि यहां पर आप 5 के पर क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो ये हो जाएगा +1/2, और कोस्ट का वैल्यू +1/2 कब होता है 60 डिग्री पर, है ना। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे, है ना, आपने कह दिया तो ले ही ले, क्या हमें एग्जाम में कैसे याद रहेगा। तो इसका दूसरा तरीका समझाता हूं। तो दूसरा तरीका क्या है बेटा इसको सॉल्व करने का, ये ए वेक्टर किसको शो कर रहा है, ये इंसिडेंट रे के वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। और जब यहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो क्या ये ए वेक्टर होगा, नहीं, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको कोई दूसरा वेक्टर शो करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं यहां पर ये XY प्लेन बनाता हूं और यहां पर मैं एक नॉर्मल बनाता हूं, ये प्लस जेड और ये माइनस जेड, तो अगर मैं इंसिडेंट रे का वेक्टर बनाता हूं ए वेक्टर, और मान के चलता हूं बेटा यहां पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, तो बेटा ये तो वेक्टर सीधा जाना चाहिए ना, ऐसा, ये वाला भी क्या होगा ए वेक्टर ही होगा ना। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये वाला एंगल भी इंसिडेंस आई ही होने वाला है, ठीक। तो आपका जो ए वेक्टर का कोस आई होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, ए कोस आई, जो ए कोस आई होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के उस कंपोनेंट के बराबर जो नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो नेगेटिव जेड एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है भाई, ये -5 के को मैं 5 - के लिख सकता हूं ना। यानी जो आपका ए कोस आई है, ए कोस आई है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। बात समझ में आ गई। और ए का मैग्नीट्यूड तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, 10 आया था, तो कोस आई कितना हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 10, तो आई कितना हो जाएगा बेटा अपना ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 यानी 60 डिग्री। दोनों तरीके से हैं, या तो आप, ये क्वेश्चन वैसे ही पहली बार नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका 2013 में ऑलरेडी आ चुका है। 2013 में बस यहां पर बस वेक्टर में चेंज था, बाकी सब कुछ सेम ही था, आंसर भी उसका सेम ही आने वाला था, ठीक है। सिर्फ यहां पर वेक्टर में चेंज था, बाकी रिफ्लेक्टेड इंडेक्स वगैरह सब सही थे, सेम थे मतलब। तो वहां पर भी उन्होंने यही किया है, दोनों तरीके से बता दिया मैंने। पिछले वाले तरीके में आपको अगर लेना है इसी तरीके से सॉल्व करना है डॉट प्रोडक्ट से, तो आपको माइनस नहीं लेना है, इसका सिर्फ पॉजिटिव कंपोनेंट लेना है। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक, क्लियर है। तो आई आ चुका है, बस स्नेल्स लॉ लगा दो। μ1 कितना हो जाएगा √2 sin 60, μ2 कितना है √3 और sin r अपन को निकालना है। तो ये हो जाएगा √2 sin 60 हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा √3 sin r। √3 से √3 खत्म हुआ, इस 2 को चाहूं तो मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, ये √2 से √2 खत्म हुआ, तो साइन r आ जाएगा बेटा आपका 1 डिवाइड बाई √2, तो r का वैल्यू आ जाएगा आपका 45 डिग्री। i का वैल्यू आया 60 डिग्री, r का वैल्यू आया 45 डिग्री, तो 60 - 45 कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।